Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. So viewers, today we will be discussing about section 12 of Civil Procedure Code 1908. This section basically deals with bar to further suit. So it means that कि इस section में प्लेंटिफ को मज़ीद सूट फाइल करने से रोका गया है। सेक्शन 12 में बताया गया है कि वेयर a plaintiff is precluded by rules from instituting a further suit in respect of any particular cause of action, यानी कि जब प्लेंटिफ को मुद्दई को कवानीन के ज़रिए से रोका गया है कि वो किसी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन के मुताल्लिक मज़ीद सूट फाइल नहीं करेगा, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which the court applies। तो वो प्लेंटिफ इंटाइटल नहीं होगा कि वो उस पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन के मुताल्लिक मज़ीद सूट फाइल करें किसी भी कोर्ट में जिस कोर्ट पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एप्लीकेबल है। सब सेक्शन 2 में बताया गया है कि वेयर अ पर्सन चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ अ जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ऑन द प्ली ऑफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, यानी कि अगर कोई शख्स किसी जजमेंट को चैलेंज करता है on the basis of fraud, misrepresentation or want of jurisdiction, he shall seek his remedy by making an application to the court। तो वो ये रेमेडी कैसे हासिल करेगा? वो ये रेमेडी by making an application, वो एक एप्लीकेशन देगा उस कोर्ट को to the court which pass the final judgment, decree और order, यानी कि वो शख्स एक एप्लीकेशन देगा उस कोर्ट को जिस कोर्ट ने फाइनल जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर इशू किया है, एंड नॉट बाय अ सेपरेट सूट, यानी कि वो शख्स एक सेपरेट सूट फाइल नहीं कर सकता। एक्सप्लेनेशन में हम सेक्शन 12 को मजीद अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड ओनली प्रोहिबिट्स द ट्रायल ऑफ अ सूट विच आर रेस जुडिकेटा, बट सेक्शन 12 प्रोहिबिट्स द इंस्टीट्यूशन एंड ट्रायल ऑफ अ सूट विच आर कवर्ड बाय द फॉलोइंग रूल्स, यानी कि सेक्शन 11 में सिर्फ और सिर्फ कोर्ट को प्रोहिबिट किया गया है, कोर्ट को रोका गया है कि वो उस सूट को, यानी कि जो सूट इंस्टीट्यूट हुआ है उसका ट्रायल नहीं लेगी, ठीक है। जबकि सेक्शन 12 में प्लेंटिफ को रोका गया है कि वो सूट ही इंस्टीट्यूट नहीं करेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ कोर्ट को भी कहा गया है कि वो कोर्ट जो है वो उस सूट की ट्रायल नहीं लेगी। विच आर कवर्ड बाय द फॉलोइंग रूल्स, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब प्लेंटिफ को कवानीन के जरिए से रोका गया हो तो कौन से कवानीन है? वो है रूल 2, ऑर्डर 2, रूल 2। अगर किसी प्लेंटिफ को ऑर्डर 2, रूल 2 के तहत रोका जाता है तो वो प्लेंटिफ जो है वो फर्दर सूट फाइल नहीं कर सकता। इसी तरीके से ऑर्डर 9, रूल 9 है, ऑर्डर 22, रूल 9 है और ऑर्डर 23, रूल 1 है। अंडर सेक्शन 12 द कोर्ट हैज द पावर टू रिजेक्ट द प्लेंट, यानी कि इस सेक्शन के तहत जो प्लेंटिफ प्लेंट फाइल करेगा, ठीक है, तो कोर्ट के पास पावर है कि वो उस प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है, क्योंकि वो जो प्लेंटिफ है वो मजीद सूट फाइल नहीं कर सकता, ठीक है, यानी कि वो मजीद सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता अंडर सेक्शन 12। तो इस वजह से कोर्ट के पास पावर है कि वो उस प्लेंटिफ का, उस मुद्दई का जो प्लेंट है उसको रिजेक्ट कर सकती है। Court have the powers to set aside their own judgment, decree or final order if it is obtained fraudulently, यानी कि सेक्शन 12 में अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वो शख्स जो है उसी कोर्ट में एप्लीकेशन देगा जिस कोर्ट ने वो जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर इशू किया है, ठीक है। तो इसी सब सेक्शन 2 के तहत कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने ही जजमेंट को, डिक्री को और या ऑर्डर को सेट असाइड कर सकती है अगर उसको फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन किया गया है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड उसको ऑब्टेन किया गया है, तो कोर्ट अपनी ही जजमेंट, डिक्री और फाइनल को सेट असाइड, ऑर्डर को सेट असाइड कर सकती है। If a judgment, decree or order of the court is passed without jurisdiction, the parties is not bound by a determination of a court, यानी कि जब कोई जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर जो है वो विदाउट जुरिस्डिक्शन पास किया गया है किसी कोर्ट से, ठीक है, यानी कि उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं थी, तो उस जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर के तहत पार्टीज बाउंड नहीं होती।
क्योंकि अगर एक जजमेंट विदाउट जुरिस्डिक्शन पास किया जाए तो उस जजमेंट की कानून में कोई हैसियत नहीं होती, यानी कि वो जजमेंट जो है वो वाइड होता है, ठीक है, तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। इसलिए उस जजमेंट के ज़रिए से पार्टीज़ को आप बाउंड नहीं कर सकते, कोर्ट बाउंड नहीं कर सकती। वो जो पार्टीज़ है वो डेफिनेटली ऑब्जेक्शन रेस कर सकती है कि ये जो जजमेंट जिस कोर्ट ने दी है ये उसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। जब जुरिस्डिक्शन नहीं है तो इट मीन्स कि वो कोर्ट जो है वो कंपेटेंट नहीं है इस सूट को डिस्पोज ऑफ करने का। But a judgment, decree, or order is within jurisdiction of a court, whether right or wrong, is binding on the parties unless it is got set aside by a proper forum in appeal, revision, review or under section 12 subsection 2। अगर एक जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर जो है वो विद इन जुरिस्डिक्शन है, यानी कि कोर्ट उसके लिए कंपिटेंट थी कि वो उस डिस्प्यूट को डिस्पोज ऑफ करे और फाइनल जजमेंट इशू करे, तो वो जो जजमेंट है वो पार्टीज पर बाइंड है, ठीक है, आल्दो के वो जो जजमेंट है वो सही है या रॉन्ग है, तो उस वक्त तक वो जो जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर जो है वो पार्टीज पर बाइंडिंग है जब तक के उसको अपील, रिवीजन या सब सेक्शन 2 के तहत सेट असाइड ना किया जाए, ठीक है। उसको मतलब सेट असाइड करना मतलब कि उसको ख़त्म ना कर दिया जाए। उस वक्त तक वो जो जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर जो है वो पार्टी पर बाइंडिंग है, यानी कि पार्टी जो है वो उसको परफॉर्म करेगी, ठीक है। अगर किसी पार्टी को ऑब्जेक्शन है कि ये जो जजमेंट है या डिक्री है या ऑर्डर है ये कोर्ट से फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन किया गया है, तो वो पार्टी जो है या तो अपील कर सकती है, ठीक है, हायर फोरम में, या जो है वो सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के तहत उसी कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकती है कि ये जो जजमेंट है ये फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन किया गया है, तो कोर्ट आफ्टर डिटर्मिनेशन जो है उसको सेट असाइड कर सकती है अगर वो जो जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन किया गया हो तो। However, it should be remembered that a decree or order obtained by fraud is not void but is voidable, यानी कि अगर डिक्री, जजमेंट या ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड ऑब्टेन किया गया है, फ्रॉड करके कोर्ट से हासिल की गई कोई जजमेंट है, डिक्री है, तो वो वॉइड नहीं है बल्कि वो वॉइडेबल है, यानी कि जब तक के कोर्ट उसको वॉइड डिक्लेयर ना कर दे तो वो क्या है, वो वैलिड है। तो वॉइडेबल का मतलब ये है कि वो जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर जो है उसको वॉइड किया जा सकता है, मगर जब तक कि उसको वॉइड डिक्लेयर ना कर दिया जाए कोर्ट के जरिए से, उस वक्त तक वो जो जजमेंट है, डिक्री है या ऑर्डर है वो वैलिड रहेगा। एंड इट इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज अनलेस इट इज सेट असाइड बाय अ कंपेटेंट फोरम, और ये क्या है, ये बाइंडिंग होगा पार्टीज पर जब तक के उसको कंपेटेंट फोरम के जरिए से, यानी कि कंपेटेंट कोर्ट के जरिए से सेट असाइड ना किया जाए। The term person used in subsection 2 does not only refers to a judgment debtor, यानी कि जो सबसेक्शन 2 में वर्ड पर्सन इस्तेमाल किया गया है उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो उससे मुराद जो है वो जजमेंट डीटर है। जजमेंट डीटर का मतलब ये है कि जिसके अगेंस्ट जजमेंट दी जाए, ठीक है, और डिक्री होल्डर का मतलब है कि जिसके फेवर में जजमेंट दी जाए, यानी कि सबसेक्शन 2 में जो लफ्ज़ पर्सन इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो जजमेंट डीटर के मुतल्लिक है और हिज सक्सेसर यानी कि उसके रिप्रेजेंटेटिव के मुतल्लिक है, but it includes any person adversely affected even though not party to the suit, यानी कि ये जो लफ्ज़ पर्सन है इसमें वो शख्स भी इन्वॉल्व है जिसको उस जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर से जो है अफेक्ट किया गया है, ठीक है। इससे हरगिज़ ये मतलब ये नहीं कि वो शख्स सिर्फ एप्लीकेशन फाइल करेगा जो कि पार्टी टू सूट है, यानी कि जो कि सूट में क्या है, पार्टी है। अगर वो पार्टी नहीं है सूट में और उस जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर से वो अफेक्ट हो रहा है और उसको मालूम हो कि ये जो जजमेंट है, डिक्री है या ऑर्डर है या ये फ्रॉडुलेंटली लिया गया है या मिस रिप्रेजेंटेशन करके लिया गया है, तो वो शख्स जो है वो भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है उस कोर्ट में जिस कोर्ट ने जजमेंट दी है, ऑर्डर दिया है या वो उस कोर्ट ने डिक्री इशू की है।
An application can be filed even against a person who is not a degree holder or a party to the suit. यानी कि ये एप्लीकेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ डिग्री होल्डर के खिलाफ नहीं बल्कि किसी भी शख्स के खिलाफ फाइल किया जा सकता है, ठीक है, जिसने फ्रॉड किया है, जिसने फ्रॉडुलेंटली जो है उसने कोर्ट में आके गवाही दी है, ठीक है, तो उसके खिलाफ भी ये एप्लीकेशन जो है वो दी जा सकती है उस कोर्ट में। यानी कि इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ जजमेंट डीटर देगा, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि ये एप्लीकेशन जो है सिर्फ और सिर्फ डिग्री होल्डर के ख़िलाफ़ दिया जाएगा। यानी कि थर्ड पार्टी भी जो है इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकती है, यानी कि कोई थर्ड पार्टी है वो भी एप्लीकेशन दे सकती है कोर्ट में कि ये जो जजमेंट है या ये जो डिक्री दी गई है कोर्ट की तरफ से ये फ्रॉडुलेंटली दी गई है। इसी तरीके से जो डिक्री होल्डर है, ठीक है, वो भी एप्लीकेशन यानी कि जो डिक्री होल्डर है उसके ख़िलाफ़ भी एप्लीकेशन दिया जा सकता है, और जो डिक्री होल्डर नहीं है यानी कि वो पार्टी ही नहीं है सूट का, तो वो उसके ख़िलाफ़ भी एप्लीकेशन दिया जा सकता है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल गवाही देता है, फ्रॉडुलेंटली गवाही देता है, फ्रॉड के बेसिस पे कोई गवाही देता है, तो उसके ख़िलाफ़ भी एप्लीकेशन दी जा सकती है कोर्ट में। लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन, यानी कि कब आप एप्लीकेशन दे सकते हो। लिमिटेशन फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन शेल बी 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज ऑफ फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जिस दिन से आपको पता चला कि ये जो जजमेंट है, डिक्री या ऑर्डर है, ये फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन किया गया है, तो उस दिन से लेकर ऑनवर्ड 3 साल तक जो है आप एप्लीकेशन दे सकते हो उस कोर्ट में। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो सेक्शन 12 के मुताल्लिक था। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर मज़ीद इस लेक्चर के मुताल्लिक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा, और मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।